Namaskar, welcome to you in the Uttaradev Education. Dear students, today we will discuss about the literary terms related to UKPSC lecturer exam. इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. नाउ in literary terms, when we talk about the famous modernist writer और playwright, जो जो मॉडर्न पीरियड था, मॉडर्न पीरियड के बाद एक नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द पोस्ट मॉडर्निस्ट. और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वही सेम एज इट इज़ डीकंस्ट्रक्शन है, वही सेम एज इट इज़ एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, और वही इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक है. यानी पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्कूल्स ऑफ थॉट. पोस्ट मॉडर्निस्ट जो राइटर थे या थॉट्स थे ये रिलेटेड थे डीकंस्ट्रक्शन से. और डीकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट डीकंस्ट्रक्शन, तो डीकंस्ट्रक्शन का जो मेथड दिया था वो फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा ने दिया था. और जैक्स डेरिडा ने अपनी बुक्स है उनकी दो तीन बुक, उनमें एक फेमस बुक है ग्रामेटोलॉजी. इसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी पहले जो लैंग्वेज होती थी वो बेस्ड होती थी स्ट्रक्चर पर, वो बेस्ड होती थी एज द रूल्स पर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर. लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थियरिस्ट थे इन्होंने ये बताया कि कोई भी स्ट्रक्चरल नहीं है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. और उन्होंने स्पेशली इसके लिए कुछ साइंस सिस्टम को डिनोट किया. नेक्स्ट इज एज द इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक. नेक्स्ट पॉइंट है मेजर पोएट्स मॉडर्निस्ट राइटर, और ये मेजर पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं. और इन पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर में ये सारे राइटर्स हैं, जैसे नंबर वन थॉमस बर्जर, रिचर्ड ब्रोटिगन, व्लादिमीर नोबोकोव. और ये व्लादिमीर नोबोकोव एक फेमस राइटर है और रशियन अमेरिकन एंड स्विस फिलोसोफर भी है और नोवेलिस्ट भी है. नेक्स्ट है पीटर एक्रॉइड. पीटर एक्रॉइड ये कॉन्गो का राइटर है और ही रोड बायोग्राफीज ऑफ विलियम ब्लेक. इसने विलियम ब्लेक और चार्ल्स डिकिंस और टी.एस. एलियट और सर थॉमस मोर की बायोग्राफीज भी लिखी है. नेक्स्ट राइटर है जीन फ्रैंकोइज लियोटर्ड, जो फ्रेंच फिलोसोफर हैं. थॉमस पिंचन अमेरिकन नोवेलिस्ट है. इटैलो कैल्वो जो इटालियन जर्नलिस्ट है. ऑल दीज राइटर्स आर पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स. नेक्स्ट है एंजेला कार्टर, इंग्लिश नोवेलिस्ट है और फेमस है. ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है हमारे पास एक टॉपिक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो फेमस राइटर होते हैं एग्ज़ामिनर या कमीशन ये पूछ लेता है कि भाई जो एंजेला कार्टर है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है या इसकी नेशनलिटी क्या है. तो उस कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो नेशनलिटी है वो आपने याद रखनी है. एंजेला कार्टर जो है इंग्लिश नॉवलिस्ट है. नेक्स्ट है सलमान रुश्दी. सलमान रुश्दी इंडियन थे लेकिन इनके फोर फादर या पूर्वज ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को चले गए थे. नेक्स्ट है मार्गरेट एटवुड जो कैनेडियन पोएट है. आमिरी बरखा अमेरिकन राइटर है. जॉन बार्थ, सैमुअल बेकेट जो आयरिश राइटर है और उन्होंने फेमस वर्क भी लिखा है वेटिंग फॉर गोडो. सॉल बेलो अमेरिकन कैनेडियन राइटर है. जॉर्ज लुइस बॉक्स, जॉन मैक्सवेल कॉर्च. जॉन मैक्सवेल कॉर्च भी एक फेमस राइटर है जो साउथ अफ्रीकन बोर नोवेलिस्ट है. बॉब डायलन अमेरिकन है. और टी.एस. एलियट तो आप जानते हैं, टी.एस. एलियट को भी हम पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर में रखते हैं. एलन जिन्सबर्ग अमेरिकन पोएट है और एलन जिन्सबर्ग भी बहुत फेमस राइटर है और ये भी पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी से रिलेटेड है. नैडिन गॉर्डिमर जो साउथ अफ्रीकन राइटर है. जॉन इरविंग यूएस कैनेडियन नॉवलिस्ट है. डिमिट्रीज लेकोस
जिनके भी नीचे उनकी नेशनलिटी लिखी है, तो इसका मतलब है कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसको याद रखना है। नेक्स्ट है गैब्रियल मार्सिया मार्कूस, जो कोलंबियन नोवेलिस्ट है। टॉम मैकार्थी, टोनी मॉरिसन अमेरिकन नोवेलिस्ट है, और एलिस मुनरो। नाउ वन बाय वन कुछ फेमस जो राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दीज आर, नंबर वन, सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट आयरिश नोवेलिस्ट है, और अगर फुल नेम की बात करें सैमुअल बेकेट की, तो सैमुअल बार्कले बेकेट, सैमुअल बार्कले बेकेट इनका फुल नेम है। आयरिश ये नोवेलिस्ट है। नोवेलिस्ट के साथ साथ ये बहुत फेमस प्ले राइट भी है और पोएट भी है। नोवेलिस्ट में प्ले राइट हैं, पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लिटरेरी ट्रांसलेटर भी है, और थिएटर डायरेक्टर भी है। सैमुअल बेकेट रोट इन बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। सैमुअल बेकेट ने फ्रेंच में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। एंड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस फ्रेंच लैंग्वेज। अगर पेन नेम की इनकी बात करें सैमुअल बेकेट की, तो इनका पेन नेम है एंड्रयू वेलिस। एंड्रयू वेलिस वॉज द पेन नेम ऑफ सैमुअल बेकेट। बेकेट वॉन 1969 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये ध्यान रखना है कि इन विच ईयर सैमुअल बेकेट वॉन द नोबेल अवार्ड। तो ही वॉन नोबेल अवार्ड इन 1969। और सैमुअल बेकेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड वन ऑफ द की फिगर्स इन व्हाट मार्टिन एस्लिन कॉल्ड द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। यानी जो मार्टिन एस्लिन थे, मार्टिन एस्लिन ने एक टर्म यूज़ की है सैमुअल बेकेट के लिए, और उस टर्म का नाम है थिएटर ऑफ अब्सर्ड। और उस थिएटर ऑफ अब्सर्ड के बाद जब मार्टिन एस्लिन ने उस थिएटर ऑफ अब्सर्ड को टर्म को सैमुअल बेकेट के लिए यूज़ किया था, तो आफ्टर दैट सैमुअल बेकेट फेमस हो गए, और इनको एक सेपरेट यानी अलग सेंचुरी में रखा गया या अलग पीरियड में रखा गया, क्योंकि एट दैट टाइम द मॉडर्निस्ट पीरियड वाज गोइंग ऑन। और मॉडर्निस्ट पीरियड जब ख़त्म हो गया, तो सैमुअल बेकेट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट राइटर। और इसके बाद जो एब्सर्डिज्म का पहलू चला, तो एब्सर्डिज्म यानी इनका फेमस प्ले है दैट इज़ एज द वेटिंग फॉर गोडो, और उससे ये सैमुअल बेकेट और ज़्यादा फेमस हुए। Now, when we talk about the major works by Samuel Beckett, these are the major works by Samuel Beckett. Number one, Murphy. Murphy is the first novel, and it is as the avant-garde novel. Murphy is first novel and avant-garde novel. Avant-garde novel, avant-garde का means है advanced term. It is as the military term used for the advanced genre, या जिन्होंने अपने वर्क्स में अपने जॉनर में बहुत अच्छा काम किया है और एडवांस चीज़ों का यूज़ किया है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, न्यू थिंग्स का यूज़ किया है, न्यू जॉनर का यूज़ किया है, डिफरेंट टाइम, यानी पहले के जो राइटर चले आ रहे थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट चले, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एवंट गार्ड नोवेलिस्ट। और उन एवंट गार्ड नोवेलिस्ट में हम एजरा पॉन्ड का नाम भी देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन, सॉरी, नेक्स्ट वर्क है सैमुअल बेकेट का, दैट इज़ वॉट, WATT, वॉट नोवेल है। नेक्स्ट है मॉली, ये भी नोवेल है। नेक्स्ट है मेलोंडाई, मेलोंडाई इज ऑल्सो अ नोवेल और 1951 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है अनेमेबल, अनेमेबल पब्लिश्ड इन 1953, इट इज़ ऑल्सो अ नोवेल। और जो मॉली है, मेलोंडाइज है और अनेमेबल है, दीज थ्री आर कॉल्ड एज द ट्रायलॉजी ऑफ नोवेल्स। इन तीनों को यानी मॉली को, मेलोंडाइज को और अनेमेबल को ट्रायलॉजी भी कहा जाता है, किसकी, नोवेल्स की। नाउ वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ प्ले विच पब्लिश इन 1953, बहुत फेमस प्ले है, आपने इसका पब्लिशिंग ईयर भी याद रखना है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1953। नेक्स्ट इज एज द एंड गेम, इट इज़ ऑल्सो अ प्ले विच पब्लिश्ड इन 1957। और क्रैप्स लास्ट टेप, क्रैप्स लास्ट टेप इज़ अ प्ले विच पब्लिश्ड इन 1957। हाउ इट इज़, ये नोवेल है। हैप्पी डेज इज अ प्ले। प्ले राइट्स एसोसिएटेड विद थिएटर ऑफ अब्सर्ड, जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है इससे ये प्ले राइट्स एसोसिएटेड है। इनमें सबसे फर्स्ट नाम आता है सैमुअल बेकेट का, इसके बाद अर्थर एडामोव का, फिर है यूजीन आयनास्को का, और नेक्स्ट है जीन जेनेट का। तो
इन राइटर्स की भी, यानी अर्थर एडमोर की, यूजीन एनेस्को, जीन जेनेट की भी आप नेशनलिटी को सर्च करके अपने जो भी रिटर्न नोट्स आप लिखेंगे उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर गोदो। वेटिंग फॉर गोदो ये जो प्ले है, इसका जो टाइटल है वो था गोडू गोडू, यानी जो वेटिंग फॉर गोडो है वो इंग्लिश में है। और स्पेशली अगर बात करें तो इट वॉज पब्लिश इन 1953, और फिर ये इंग्लिश में पब्लिश हुआ। इंग्लिश में ये 1955 में पब्लिश हुआ। एंड ये ट्रेजी कॉमेडी है। और वेटिंग फॉर गोदो जो है 2 एक्ट्स का प्ले है। नाउ इन दिस प्ले 2 कैरेक्टर्स, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, बहुत फेमस प्ले है, ध्यान रखना आपने। और एक का नाम है व्लादिमीर। व्लादिमीर को दीदी कहा गया है इसमें, DIDI। और दूसरा कैरेक्टर है स्ट्रेगन, तो स्ट्रेगन को गोगो कहा गया। वेट फॉर द अराइवल ऑफ समवन नेम्ड गोदू हु नेवर अराइव्स। दोनों यानी व्लादिमीर भी और स्ट्रेगन भी, बोथ आर वेटिंग फॉर गोदू। पता नहीं है गोदू कौन है। कोई कहते हैं गोदू गॉड है, कोई कहते हैं गॉड गोदू कोई एंजल है, लेकिन गोदू कभी आता नहीं है। गोदू नेवर अराइव्स बट दे आर वेटिंग। दे आर वेटिंग मतलब यूजलेसली वो वेट कर रहे हैं। तो जब यूजलेसली वो वेट कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड एज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इट्स कॉल्ड एज द यूजलेस प्ले और एब्सर्डिस्ट प्ले, और एब्सर्डिस्ट यूजलेस, और इसके साथ साथ एक टर्म हम और जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। एंड वेटिंग फॉर गोदो इज बैकेट्स ट्रांसलेशन ऑफ हिज ओन ओरिजिनल फ्रेंच लैंग्वेज। आपने ये भी ध्यान रखना है कि गोदो गोडो जो वर्क है ये इनका फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था सबसे पहले 1953 में, और आफ्टर इट वॉज पब्लिश्ड इन 1955 इनटू इंग्लिश। एंड फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम था एन अटेंडेंट गोडो। एंड 1953 में फ्रेंच में पब्लिश हुआ, और इंग्लिश में या इंग्लिश वर्जन इसका आया 1955 में। नेक्स्ट इज एंड गेम। एंड गेम इज वन एक्ट प्ले ऑफ सैमुअल बेकेट, और इट्स ऑल्सो एज द एब्सर्ड प्ले। वन एक्ट का प्ले है, 1957 में पब्लिश हुआ। नाउ इन दिस प्ले द प्ले ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच एंटाइटल फिन डे पार्टी। फिन डे पार्टी के नाम से फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ। सैमुअल बेकेट हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। सैमुअल बेकेट फ्रेंच भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, और अपने आप इन्होंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। नाउ द मेजर कैरेक्टर्स आर इन एंड गेम हैम। हैम है, हैम एक ब्लाइंड मैन है एंड अनेबल टू स्टैंड। ये ब्लाइंड मैन है और खड़ा नहीं हो सकता है, यानी बैठा ही रहता है। क्लॉव, क्लॉव हैम का सर्वेंट है और अनेबल टू सिट, ये बैठ नहीं सकता है, ये खड़ा ही रहता है। यानी जो हैम है, हैम एक ब्लाइंड मैन है और खड़ा नहीं हो सकता, यानी बैठा हुआ है। और क्लॉव इसका सर्वेंट है और ये बैठ नहीं सकता है। और टेकन इन बाय हैम एज अ चाइल्ड, और हैम ने क्लॉव को, जब क्लॉव एक छोटा बच्चा था तो तब उसको अपने साथ लाया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है नैग। नैग कैरेक्टर जो है हैम का ये हैम का फादर है, हैम के फादर हैं ये, और इसके भी लेग्स नहीं हैं एंड लिव्स इन अ डस्टबिन, और ये कूड़ेदान में रहते हैं। यानी जो नाग है, नैग है। नाग क्या है, हैम का फादर है, और ये इनके पैर नहीं हैं और इसलिए ये डस्टबिन में रहते हैं। एंड नेल, नेल हैम की मदर है और इसके भी लेग्स नहीं हैं और ये भी डस्टबिन में रहते हैं। और ये आसपास में, ये दोनों एक दूसरे के बगल में रहते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सर्ड प्ले, तो एब्सर्ड प्ले में जो स्टोरी होती है, स्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, डायलॉग लॉजिकल नहीं होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। एब्सर्ड प्ले में इम्पोर्टेंट होता है सिचुएशन तथा एटमोसफियर। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्सर्ड प्ले, सिचुएशन और एटमोसफियर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कोई लॉजिक नहीं होता किसी चीज़ का, दैट्स कॉल्ड एज द एब्सर्ड प्ले। नाउ terror novelist, when we talk about the terror novelist,
तो टेरर नोवेलिस्ट में द नोवेलिस्ट फ्रॉम डिफो टू बर्नी वर कंसीव्ड ऑन रियलिस्टिक लाइंस। अगर हम नोवेलिस्ट की बात करें तो डैनियल डिफो से और बर्नी तक जो नोवेलिस्ट थे उनको हम एज द रियलिस्टिक लाइन में रखते हैं। डिफो टू बर्नी आर रियलिस्टिक नोवेलिस्ट, बट टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस सेंचुरी, लेकिन उस सेंचुरी के क्लोज होने के बाद अ शिफ्ट इन एम्फसिस मे बी परसीव्ड एज द नोवेल एग्जिबिट्स वेरियस रोमांटिक टेंडेंसीज। इसके बाद नोवेलिस्ट के अंदर बहुत सारी रोमांटिक टेंडेंसीज आई। द रोमांटिक टेंडेंसी वर इन द फॉर्म ऑफ सुपर नेचुरल एंड टेरिबल ऑब्जेक्ट्स, और इन राइटर्स ने अपने वर्क्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया। इन राइटर्स ने अपने वर्क्स में टेरिबल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया, डरावने घटनाओं का यूज़ किया, और सुपर नेचुरल यानी रिलेटेड टू द घोस्ट स्टोरी को डिनोट किया अपने वर्क्स में। द फॉलोइंग नोवेलिस्ट्स बिलोंग टू द टेरर स्कूल। ये सारे स्कूल नोवेलिस्ट जो है वो टेरर स्कूल से रिलेटेड है, और इनमें सबसे फर्स्ट नाम और फेमस नाम आता है हॉरेस वॉलपोल का। हॉरेस वॉलपोल 1717 टू 1797, यानी 1717 इनका बर्थ ईयर है और 1797 इनका डेथ ईयर है। तो इनका फेमस वर्क है कैसल ऑफ ऑटरेंटो विच वॉज रिटन इन द वेन ऑफ टेरर। आपने क्या करना, आप जितने भी राइटर्स लेक्चरर एग्ज़ाम में दिए हुए हैं उन राइटर्स के बर्थ ईयर और डेथ ईयर भी आपने याद करनी है, क्योंकि कभी कभी बर्थ ईयर और डेथ ईयर भी पूछ लेता है। और कुछ चीज़ें तो हाँ आपको रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें समझने वाली है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और जब बार बार रिवीजन करेंगे तो पिछली बात है कि आपको वो चीज़ याद होगी। नेक्स्ट है विलियम बेकफोर्ड, द हिस्ट्री ऑफ कैल्विन वैथेक। विलियम बेकफोर्ड टेरर नोवेलिस्ट है, टेरर स्कूल से रिलेटेड है, और इनका फेमस वर्क है कैलिफ वैथेक यानी खलीफा वैथेक। नेक्स्ट है मिस क्लेरा रीव, ब्लेस मिस क्लेरा रीव द इंग्लिश बैरन, इनका फेमस वर्क है मिसेस एन रैडक्लिफ और मैथ्यू ग्रीवी लिविस। ये सारे जो नोवेलिस्ट हैं ये टेरर स्कूल से रिलेटेड है। टेरर स्कूल यानी गॉथिक नोवेल, और हमारे पास एक लिटरेरी टर्म है जिसका नाम है गॉथिक नोवेल या गॉथिक स्टोरी, और हॉरेस वॉलपोल का नाम उसमें सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि हॉरेस वॉलपोल से ही टेरर नोवेलिस्ट या गॉथिक नोवेल की शुरुआत होती है। नाउ हॉरेस वॉलपोल, इंग्लिश राइटर, हिस्टोरियन एंड वीक पॉलिटिशियन। Horatio Walpole, fourth Earl of Oxford, also known as Horace Walpole. He was the son of Robert Walpole, और ब्रिटेन के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके बेटे थे होरेशियो वॉलपोल, और इनका फेमस वर्क है द फेमस वर्क ऑफ होरेस वॉलपोल वाज एज द कैसल ऑफ ऑटरेंटो विच पब्लिश्ड इन 1764, और फर्स्ट गॉथिक नोवेल भी है कैसल ऑफ ऑटरेंटो। इसलिए आपने इसकी पब्लिशिंग ईयर, यू हैव टू लर्न द पब्लिशिंग ईयर ऑफ कैसल ऑफ ऑटरेंटो विच वाज पब्लिश्ड इन 1764। द कैसल ऑफ इंडोलेंस इज़ अ पोएम बाय स्कॉटिश ऑथर जेम्स थॉमसन। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि जो कैसल ऑफ इंडोलेंस है, हु रोट कैसल ऑफ इंडोलेंस, और उसमें हॉरेस वॉलपोल का नाम दिया जाता है कि ताकि कैसल ऑफ ऑटरेंटो से इसको आप रिलेट करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कैसल ऑफ इंडोलेंस है दैट्स अ पोएम विच वाज रिटन बाय स्कॉटिश ऑथर जेम्स थॉमसन। तो कैसल ऑफ इंडोलेंस जेम्स थॉमसन की पोएम है। नेक्स्ट है द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। 1764 में नोवेल पब्लिश हुआ। In the second edition, Walpole applied the word Gothic to the novel in the subtitle A Gothic Story. The Castle of Otranto का जो सबटाइटल हॉरेस वॉलपोल ने रखा उसका नाम था A Gothic Story। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। The novel merged medievalism and terror in a style that has endured ever since. इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। Such characters are as number 1 Manfred. Manfred was the लॉर्ड ऑफ कैसल ऑफ ऑटरेंटो। मैनफ्रेड कैसल ऑफ ऑटरेंटो का लॉर्ड है, और इसके दो बेटे हैं, दो चिल्ड्रन हैं मैनफ्रेड के, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम है कॉन्ड्रेड और बेटी का नाम है मटिल्डा।
कॉनरेड 15 years old है और कॉनरेड इज क्रश्ड बाय जायंट हेलमेट ऑन हिज वे टू हिज वेडिंग विद इजाबेला। इजाबेला के साथ इसकी वेडिंग हो रही थी और वेडिंग के दौरान एक बहुत बड़ा जायंट हेलमेट क्रश्ड हुआ और इसके ऊपर गिर गया और इसकी डेथ हो गई कॉनरेड की। नाउ मटिल्डा इज द डॉटर ऑफ मैनफ्रेड। शी फॉल्स इन लव विद द थियोडोर एट द एंड ऑफ द नोवेल, और नोवेल के एंड में मटिल्डा थियोडोर से फॉल इन लव हो जाती है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है हिपोलिटा। हिपोलिटा मैनफ्रेड की वाइफ है। मैनफ्रेड के सन की डेथ हो गई है और जो इजाबेला है, यानी जिससे उसकी इंगेजमेंट हो रही थी कॉनरेड की, यानी मैनफ्रेड के बेटे की, तो जो इजाबेला है, इजाबेला डॉटर है फ्रेडरिक की और फियांसी है कॉनरेड की। तो जब कॉनरेड की डेथ हो जाती है, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ मटिल्डा, सॉरी आफ्टर द डेथ ऑफ मटिल्डा, यानी मटिल्डा की भी डेथ होती है। मटिल्डा की डेथ एक अनफॉर्चुनेटली होती है और मैनफ्रेड के द्वारा ही होती है। यानी आफ्टर द डेथ ऑफ मटिल्डा, थियोडोर सेटल्स फॉर इजाबेला एंड द टू बिकम द लॉर्ड एंड लेडी ऑफ द कैसल। और लास्ट में जब मैनफ्रेड की भी डेथ हो जाती है, यानी मैनफ्रेड पहले सोचता है कि वो इजाबेला को किल कर रहा है, लेकिन इन द प्लेस ऑफ इजाबेला वो किल कर देता है अपनी ही डॉटर मटिल्डा को। और फाइनली जो थियोडोर है, थियोडोर मैनफ्रेड को किल कर देता है और किल करने के बाद इजाबेला और थियोडोर की मैरिज होती है और आफ्टर ऑल दे बिकम द लॉर्ड एंड लेडी ऑफ द कैसल। यानी इजाबेला और थियोडोर लॉर्ड एंड लेडी बनते हैं उस कैसल के, कैसल ऑफ ऑटरेंटो के। थियोडोर लेटर रिवील्ड द लास्ट सन ऑफ फ्रायर। और पहले पता नहीं है कि थियोडोर किसका सन है, लेकिन बाद में लेटर रिवील्ड होता है कि वो लॉस्ट सन है, खोया हुआ बेटा है फ्रायर का। और थियोडोर प्रोटेक्ट्स इजाबेला फ्रॉम द वॉन्टन लस्ट ऑफ मैनफ्रेड। और जो थियोडोर है वो इजाबेला को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मैनफ्रेड अब चाहता है कि इजाबेला उससे शेड्यूस्ड हो जाए, लेकिन जो थियोडोर है वो इजाबेला को प्रोटेक्ट करता है। थियोडोर कैप्चर्स द हार्ट्स ऑफ बोथ इजाबेला एंड मटिल्डा, लेकिन फाइनली थियोडोर कैप्चर कर देता है हार्ट को, किसके, इजाबेला के भी और मटिल्डा के। इजाबेला यानी एज द डॉटर ऑफ फ्रेडरिक एंड फियांसी ऑफ कॉनरेड। यानी जब कॉनरेड की डेथ हो जाती है तो इजाबेला से थियोडोर इंगेज हो जाता है और मटिल्डा यानी डॉटर ऑफ मैनफ्रेड से भी इंगेज हो जाता है। लेकिन मटिल्डा की डेथ के बाद फाइनली थियोडोर एंड इजाबेला बिकम द लॉर्ड एंड लेडी ऑफ द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। तो आज हमने डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द सम लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड टेरर नॉवलिस्ट। और टेरर नॉवलिस्ट में स्पेशली गॉथिक नॉवलिस्ट और हॉरेस वॉलपोल के बारे में डिस्कस किया एज द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।